बच्चों, आज हम स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो बनाए हैं उनमें सन 1930 तक की घटनाओं के बारे में मैंने वर्णन किया है। आज यहाँ पर हम थोड़ा पीछे से लेकर चलेंगे। सन 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ये आपको मालूम है, सन 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। सन 1922 में क्या हुआ कि गोरखपुर के पास एक चोरी चोरा नामक स्थान पर हमारे इन आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे इस आंदोलन में हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी जी ने सन 1922 में इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। किस घटना के बाद वापस लिया था, ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा कि चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो जो कांग्रेसी नेता कुछ ऐसे आंदोलनकारी थे जिनके अंदर निराशा आई, जिन्होंने गांधी जी के इस निर्णय पर विरोध व्यक्त किया। यहां तक कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इस घटना के बाद, इस गांधी जी के इस कदम के बाद अपनी एक अलग पार्टी बना ली। सन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो पार्टी बनाई गई उसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। तो यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो सन 1923 में हुई। और इस पार्टी की स्थापना किसने की, तो 2 लोग थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्हें शॉर्ट में CR दास भी कहा जाता है। ये पहले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न कई बार। तो जब गांधी जी ने चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो रुष्ट नेताओं ने या रुष्ट उनके कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, और विरोध करने के क्रम में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने अपनी एक पार्टी बना ली, जिस पार्टी का नाम रखा उन्होंने स्वराज पार्टी। इधर कांग्रेस में ये उथल पुथल चल रही थी, उधर कुछ क्रांतिकारी घटनाएं भी होने वाली थीं। मैं उनकी ओर आपको ले चलता हूं। सन 1924 में उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन की स्थापना कानपुर में हुई, जिसमें शामिल हुए उत्तर प्रदेश और बंगाल के कई प्रमुख क्रांतिकारी। HRA की स्थापना के बाद इन क्रांतिकारियों ने इस संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस संगठन का उद्देश्य क्या था, इस संगठन का उद्देश्य था कि भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाना, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाना। तो अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्हें धन की आवश्यकता थी। तो क्या किया कि इनमें से कुछ प्रमुख क्रांतिकारी जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने क्या किया कि एक योजना बनाई कि अगर हमें इस संगठन को चलाना है तो अपने पास धन कहां से आएगा। तो इस धन की जरूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। राम प्रसाद बिस्मिल के निर्देशन में इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन और लखनऊ रेलवे स्टेशन के मध्य सरकारी खजाने को लेकर आने वाली रेलगाड़ी को रोककर उसमें से सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो यह प्रश्न बहुत आता है परीक्षाओं में कि काकोरी कांड की घटना कब हुई थी, तो सन 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड हुआ था। और इस कांड को अंजाम देने वाले कौन कौन प्रमुख क्रांतिकारी थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद
और राजेंद्र लाहिड़ी। इसकी घटना में एक यात्री की भी धोखे से मौत हो गई थी। तो ये जो घटना घटित हुई, इस घटना के बाद सन 1927 में 4 क्रांतिकारियों को, जो काकोरी कांड के दोषी पाए गए, उन 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई। अब यह प्रश्न आता है कि काकोरी रेल डकैती में किन किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। तो 4 क्रांतिकारियों में कौन कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल। इन 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी गई, फांसी दे दी गई। और कई अन्य क्रांतिकारी जो अलग अलग किसी घटनाक्रम में जुड़े हुए थे, उनको उम्र कैद और काले पानी जैसी सजाएं। तो जो संविधान बनेगा उसकी आधारशिला इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम पर ही लिखी जाएगी। अभी हमें फिलहाल ये भारत शासन अधिनियम पसंद नहीं है, हमने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसमें एक बात कही गई, यह कहा गया कि उस समय जो 11 प्रांत हुआ करते थे, उन 11 प्रांतों में चुनाव करवाने की बात कही गई थी। तो 11 प्रांतों में जब चुनाव हुआ, ये पहली बार ऐसा चुनाव हुआ जिसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों ने भाग लिया। इन 11 प्रांतों में से जब परिणाम आए तो 6 प्रांतों में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। 6 राज्यों में तो कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत हुआ। 2 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों ने मिलकर जीत हासिल की। तो 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई। बचे 3 राज्यों पर मुस्लिम लीग के सदस्य जीते थे। कांग्रेस इससे बहुत खुश थे, क्योंकि यह निश्चित होने वाला था कि जब भी अब अंग्रेज भारत से जाएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के द्वारा सरकार भारत में बनाई जाएगी। कांग्रेस तो यहां पर बहुत खुश थे, भारतीयों को बहुत खुशी हुई। भले ही हम यहां पर आजाद नहीं हुए, लेकिन एक हमें सूचक मिल गया, एक इंडिकेशन मिल गया कि जब भी अंग्रेज भारत से जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी। इससे मुस्लिम लीग पार्टी के जो नेता थे, मुस्लिम लीग पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं दुखी थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टी ये अब जान चुकी थी कि जब भी भारत से अंग्रेज जाएंगे तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, मुस्लिम लीग पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि ऐसा संकेत उनको यहां पर मिल गया था। 3 राज्यों में, बंगाल, पंजाब और सिंध प्रांतों में ही मुस्लिम लीग पार्टी के नेताओं ने विजय प्राप्त की थी। बाकी 6 राज्यों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। 2 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने जीत हासिल की। तो कुल मिलाकर 8 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। यह कहा गया 1935 में कि ये जो सरकार होगी, इन राज्यों में जो सरकार होगी, उनसे पूछकर अब आगे के कार्य किए जाएंगे। लेकिन ये भ्रम हमारा तब खत्म हो गया, ये जो चल रहा था ये सब दिखावा था, जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो बिना हमसे, यानी इन जीते हुए कांग्रेस के सदस्यों से बिना पूछे ब्रिटेन ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में अपने साथ शामिल कर लिया। तो बिना हमारी किसी प्रकार से हमसे सलाह लिए या पूछा, और हमें क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इससे जितने भी जो इन राज्यों में हमारी एक तरीके से सिंबॉलिक सरकार बनी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब उनसे कुछ पूछा ही नहीं गया, उनकी कोई वैल्यू नहीं, तो क्या फायदा इस प्रकार की सरकार से। तो सिंबॉलिक सरकार ने क्या किया, इन राज्यों से उनके मंत्रियों, उनके सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग पार्टी के जो भी सदस्य थे, उन्हें इस बात से बहुत खुशी हुई और उन्होंने इसके लिए मुक्ति दिवस भी मनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हमें मुक्ति मिली है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा मनाया गया, क्योंकि जो कांग्रेस के सदस्य उन प्रांतों से जीत कर आए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे ब्रिटेन ने भारत को अपनी ओर से लड़ने का फरमान जारी कर, अपनी ओर से लड़ने का प्रस्ताव कर दिया था।
1939 में फिलहाल दूसरी विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन उस खेमे का सदस्य था, उन देशों के संगठन में शामिल था जो पराजय का सामना कर रहे थे। हर तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर ब्रिटेन को हार मिल रही थी। दूसरी तरफ भारत में भी ब्रिटेन का पुरजोर विरोध चल रहा था। 1939 के बाद जब हमने ये कहा कि अब हम ये चाहते हैं कि भारत में एक केंद्रीय राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए, तो इस बात की सूचना जब इंग्लैंड में महारानी को मिली तो वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा एक तरफ तो हम ये विश्व युद्ध कर रहे, दूसरी तरफ इन भारतीयों का। तो इन भारतीयों को समझाने के लिए उन्होंने अगस्त प्रस्ताव वायसराय के द्वारा भेजा। और ये अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया कि अगर जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। जो वायसराय की समिति में भारतीय सदस्य हुआ करते थे उन सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। देखिए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे ये कह दिया अगस्त प्रस्ताव में, लेकिन अब डोमिनियन स्टेट से हमें क्या फायदा था? अब तो हम पूर्ण स्वराज चाहते थे। तो हमने इस अगस्त प्रस्ताव जो हमारे पास भेजा गया सन 1940 में वायसराय लिथगो के द्वारा इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। लेकिन इस प्रस्ताव में जो भी बातें कही गईं वो हम जानते थे कि हमारे हित में नहीं है और ना ही हमें उनसे कोई फायदा मिलने वाला था। तो अगस्त प्रस्ताव का हमने विरोध किया। सन 1940 में इधर अगस्त प्रस्ताव का हमने विरोध किया, उधर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को और ज्यादा दिक्कतें आने लगी। हुआ क्या कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी जैसे देश जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जापान ने सिंगापुर में ब्रिटेन को सिंगापुर से भगाया। सिंगापुर के बाद बर्मा में रंगून पर जापान ने कब्जा किया और अब रंगून के बाद बारी थी भारत की। जब ब्रिटेन को लगने लगा कि अब जापान निश्चित तौर पर भारत में आकर ब्रिटेन के साथ युद्ध करेगा और यहां पर भी उसे करारी पराजय मिलेगी, ऐसी स्थिति में जो ब्रिटेन के और सहयोगी राष्ट्र थे जैसे अमेरिका, रसिया, इन्होंने ब्रिटेन के ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव डाला और यह कहा किसी भी प्रकार से अगर जापान ने भारत पर हमला किया तो ब्रिटेन को हार निश्चित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भारत में भारतीय लोग हैं वो भी ब्रिटेन का विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा किसी भी प्रकार से इन भारतीयों को मनाया जाए। तो इसके लिए फिर से हमारे पास एक प्रस्ताव भेजा गया और ये प्रस्ताव जो है वो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इस क्रिप्स मिशन में भी वही बातें कही गई जो कि अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। कोई विशेष इसमें ऐसी बात नहीं थी जिस बात के कारण हमें इस क्रिप्स मिशन को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमने इस क्रिप्स मिशन का भी बहिष्कार कर दिया। इसके बारे में तो कई वाक्य मैं आपको बताता हूं। जब ये क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसमें फिर से ये कहा गया कि भारत को हम एक डोमिनियन स्टेट बना देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होगा हम भारत के संविधान अलग होगा और जो राज्य संविधान को मानेंगे वो ठीक है, जो राज्य नहीं मानेंगे वो स्वतंत्र रहेंगे। तो इस प्रकार की बातें क्रिप्स मिशन में कही गई थी। इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को क्या कहा, तो इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा और जिस पर तारीख जो है वो बहुत आगे की पड़ी थी जो आनी बहुत मुश्किल थी। तो पोस्ट डेटेड चेक कहकर किसने इसको संबोधित किया? गांधी जी ने। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने का एक वक्तव्य था, क्योंकि स्टीफर्ड क्रिप्स जवाहरलाल नेहरू के सहपाठी रह चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे एक पुराने मित्र शैतान का फरमान लेकर आए हैं, शैतान का प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो ये किसके लिए कहा था? उन्होंने क्रिप्स मिशन के लिए कहा था। वही
नेहरू जी ने इसे डूबता हुआ बैंक भी कहा। तो प्रश्न ये कई पूछे जाते हैं, पोस्ट डेटेड चेक वाला डूबता हुआ बैंक, ये किसके वक्तव्य थे और किसके बारे में थे? तो क्रिप्स मिशन के बारे में थे। जब क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर लिया गया, उधर ब्रिटेन के ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध बहुत तेजी से बढ़ रहा था और ब्रिटेन की हर जगह करारी पराजय हो रही थी। इसी दौरान भारत एक बहुत लंबी लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहा था। मुंबई की ग्वालियर टैंक में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई और सभा को गांधी जी ने 70 मिनट तक संबोधित किया। दरअसल ये जो मैदान में सभा थी, जो मैदान में लोग एकत्रित हुए थे, वो वास्तव में पूरे देश को प्रदर्शित कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे और गांधी जी उनके प्रमुख नेता थे। गांधी जी ने इस 70 मिनट के अभिभाषण में सभी के अंदर यह भर दिया कि अब कुछ भी हो जाए, हमें अंग्रेजों से मुक्ति पानी है। यहां तक उन्होंने कहा कि अब अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो स्वतंत्र हो जाएंगे और अब नहीं होंगे तो फिर हम कभी स्वतंत्र हो नहीं पाएंगे। आज जितना भी हम प्रयास करना चाहते हैं, अब हमें अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि डू और डाई, करो या मरो, लेकिन किसी भी प्रकार से अंग्रेजों की गुलामी से निजात पाओ। यह अभिभाषण इतना जोशीला था कि जितनी भी जनता बैठी थी उसने ये निर्णय कर लिया था, सर पे कफन बांध लिया था कि अब या तो मर जाएंगे या फिर हम आजाद हो जाएंगे। सन 1942 में गांधी जी ने इसी मंच से खड़े होकर कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो प्रश्न यह बनता है, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट। इस आंदोलन की बात जब जगह जगह स्थानों पर पहुंची, बड़े नेता जितने भी थे वो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिए, तो भी कुछ नहीं हुआ। गांव में एक अपना नेता बनाया और टोलियां इकट्ठी होकर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए चल देती थी। अगर जगह जगह गांव में, जगह जगह शहरों में, स्थानों पर जहां भी था, सभी लोग एक साथ होकर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। 1942 का मंजर यह था कि कोई भी बड़ा नेता अंग्रेजों ने बाहर नहीं रहने दिया। गांधी जी को भी पूना में नजरबंद कर दिया था और भी जितने भी नेता थे उन सभी को जेलों में डाल दिया। लेकिन फिर भी यह आंदोलन रुका नहीं और तेजी से आगे बढ़ने लगा। एक स्थिति तो एक पत्रकार ने तो यह तक लिखा है कि इस आंदोलन की एक स्थिति ऐसी थी कि आंदोलनकारी एक तरफ से आ रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेजी पुलिस अपनी बंदूकों को लिए खड़ी थी। जैसे ही आंदोलनकारी आते थे उनके ऊपर बंदूकों से गोली चला दी जाती थी। जो आंदोलनकारी मर जाते थे उनके जगह दूसरे आंदोलनकारी खड़े होकर पूरे जोश में फिर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा देते थे। इससे फिर से गोली चलाई जाती, फिर से आगे की पंक्ति में जो भी आंदोलनकारी थे उनकी मृत्यु हो जाती, तो उनकी जगह दूसरे आंदोलनकारी आ जाते थे और वो भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे। इस मंजर को देखकर उस पत्रकार ने ये बात कही थी कि आज हो ना हो मैं एक आजाद हिंदुस्तान देख रहा हूं, एक भविष्य का हिंदुस्तान देख रहा हूं। जब किसी व्यक्ति को मरने का भी खौफ नहीं होता है तो वो सबसे खतरनाक हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थितियां इस आंदोलन में थी। 1942 में यह निश्चित हो गया था कि अब भारत जो है वो आजाद हो जाएगा। 1946 में क्लीमेंट एटली ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने और उन्होंने यह घोषणा की कि आगे जो है हम भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे और हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे। उससे पहले भारतीय संविधान के निर्माण हेतु क्लीमेंट एटली ने अपनी कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा, जिनमें एक पैथिव लॉरेंस थे, दूसरे स्टीफर्ड क्रिप्स थे और तीसरे एबी अलेक्जेंडर थे। इन तीनों कैबिनेट सदस्यों को भारत में संविधान निर्माण के लिए भेजा गया।
इन कैबिनेट सदस्यों का जो दल भारत आया उसे कैबिनेट मिशन कहा गया। तो कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। और इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, पैथिव लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एडी अलेक्जेंडर। और इन तीनों सदस्यों का जो ये कैबिनेट मिशन था, इसकी सलाह पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। इस संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर सन 1949 को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद हमारा संविधान बनाकर तैयार किया गया। तो प्रश्न यह पूछा जाता है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर सन 1949 को। इसके बाद 26 जनवरी सन 1950 को यह संविधान हमारा पूरे देश में लागू कर दिया गया। 15 अगस्त सन 1947 को हम आजाद हो गए थे, हमारा देश हमारे पास था और अब हम अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो गए थे। तो ये घटनाक्रम हमने आपको आज बताया, ये इंपॉर्टेंट था। आपकी परीक्षाओं में यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए चोरी चोरा कांड की घटना कब घटित हुई? तो आप कहेंगे कि चोरी चोरा कांड की घटना जो है वो कब घटित हुई थी? चोरी चोरा कांड की घटना सन 1922 में। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।